हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर के बारे में। ये जो सैम्पल पेपर है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। टोटल मार्क्स होंगे 70 मार्क्स। टाइम पीरियड होगा 3 आवर्स। इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई है, जो 35 क्वेश्चंस हैं इसमें आएंगे विद इंटरनल चॉइस। ठीक है। सेक्शन ए में हमारे 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे विद 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में हमारे 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके 2 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी में हमारे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में हमारे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, और ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ईच। All questions are compulsory and use of log table and calculator is not allowed. सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद 1 करेक्ट आंसर ईच कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। तो कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है हमारा 6, मोलर मास होता है 12। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे? 0.5 मोल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। याद रखना 10⁻23 कोई भी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, रेज टू पावर जो भी होता है 10 के। तो इसमें 6.02 में जो ज़ीरो है इसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 6 और 2 के बीच में आ रहा है। तो हमारे 6, 0 और 2 जो तीनों ये क्या है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सा स्टेटमेंट पार्ट नहीं बनाता है बोर्स मॉडल का? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारा बोर मॉडल का पार्ट है। ठीक है। तो याद रखना जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है ऑर्बिट में और शेल में। नेक्स्ट दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। ये भी करेक्ट है। तो याद रखना जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है? इंक्रीज होते हैं, एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और जो ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये भी हमारा बोर का पार्ट है मॉडल का। तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो डी दिया हुआ है द पोजीशन ऑन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो जो ये डी है याद रखना ये बोर मॉडल का पार्ट नहीं, तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये एक्चुअल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए सब शेल विद n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 2 कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ। ठीक है। n6 मतलब शेल तो हमारी 6 है। l2 का मतलब क्या है? याद रखना जब l0 होता है वो हमारा होता है s, l1 होता है हमारा होता है p, 2 होता है d एंड 3 क्या होता है हमारा f। ठीक है। तो 6 हमारा शेल है और l क्या है? हमें दिया हुआ है d, तो d सब शेल है। ठीक है। तो हमें पूछा हुआ है कि 6d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो याद रखना d में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। द फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विद एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड लिथियम टू नियॉन। तो लिथियम से नियॉन का हमें शो किया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें पूछा हुआ क्वेश्चन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन कंपेयर टू ऑक्सीजन इज। अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का नॉर्मली क्या होता है, याद रखना जब हम पीरियड में जाते हैं अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज इसलिए होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। तो जैसे साइज डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है? डिफिकल्ट। तो पीरियड में याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ये इसका आंसर नहीं है। स्मॉलर एटॉमिक्स रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस स्मॉलर नहीं होता है, ऑक्सीजन का स्मॉलर होता है। स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है। तो p ऑर्बिटल क्या होता है? हमारा हाफ फिल्ड होता है।
वेरस अगर हम ऑक्सीजन की बात करिए होता है 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। तो p में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पहले वाले में क्या होता है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ऑक्सीजन से ईजी होता है। वेरस नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई नाइट्रोजन हैज़ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर द एलिमेंट सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इज, ठीक है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम के साथ एक ही पीरियड में होता है मैग्नीशियम, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम और उसके नीचे क्या होता है, रुबिडियम। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप में याद रखना नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, और शेल इंक्रीज होने से साइज भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वेरस अक्रॉस द पीरियड में याद रखना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम सबको देख लें तो मैग्नीशियम का जो साइज है वो सोडियम से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो मैग्नीशियम का स्मॉलर साइज होगा एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। अब पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो पोटेशियम का साइज सोडियम से ज़्यादा होगा, और रुबिडियम में पोटेशियम से ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड, ऑक्टेट रूल किस में फॉलो नहीं होता है। तो हमारे पास NO दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन में याद रखना यहाँ पे क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है जिसमें नाइट्रोजन में क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके 7 होते हैं। ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, तो याद रखना NO डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सपोज हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, आप अटैकिंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर सकते हो और ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हो, सपोज इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करता है उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। पहले वाला था प्लस ई इफेक्ट, दूसरे वाला होगा माइनस ई इफेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब्स, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है, तो Q इसका पॉजिटिव हुआ 600 किलो जूल्स एंड परफॉर्म 250 किलो जूल्स वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो ये वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पे कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम पे कर रहा होता काम तो पॉजिटिव होता, बट ये सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नेगेटिव 250 किलो जूल्स। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हमारा होता है U + W, सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगा 600 - 250, तो इसका आंसर हो जाएगा 350 किलो जूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड। तो एंट्रोपी के बारे में याद रखना, जितना ज़्यादा क्या होता है, रैंडमनेस होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा एंट्रोपी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो गैसेस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होता है, फिर लिक्विड्स में होता है, फिर क्या होता है, सॉलिड में। तो कभी भी आपको कोई भी प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें गैस बन रही होती है, उसमें सबसे ज़्यादा एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सारी स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। तो वेपर्स किस में बन रहे हैं हमारे, तो अगर आप देखोगे सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन, तो इसमें क्या बनते हैं, हमारे वेपर्स बनते हैं नेफ्थलीन के, और वेपर्स होते हैं हमारे गैसियस स्टेट में, तो मैक्सिमम एंट्रोपी हमारी इसमें इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ड्यूरिंग लेसाइंस टेस्ट द एलिमेंट सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू। तो हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं सल्फर और नाइट्रोजन को, ठीक है। तो याद रखना जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ भी रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, तो हमारा बनाता है NaCN, वेयर सल्फर जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है हमारा बनाता है Na2S, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है क्या है, सल्फर क्या बनाएगा, Na2S बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा NaCN, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, फॉस्फोरस हैज़ ए ऑक्सीडेशन नंबर +3 इन, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन किस में है, पहले दिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं,
ठीक है, हमें दिया H3PO4। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन का होता है +1 × 3, फॉस्फोरस को प्लस कर देंगे +x, ऑक्सीजन का -2 × 4, ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो हो जाएगा =0। तो 3 + x - 8 =0 और x +5। सेकेंड देखते हैं फॉस्फोरस एसिड विच इज़ H3PO3। तो H3PO3 की बात करेंगे, हाइड्रोजन कितना है +1 होता है × 3, फॉस्फोरस को x, ऑक्सीजन -2 × 3 =0। 3 + x -6 =0 और x +3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। द सॉल्युबिलिटी ऑफ MX2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट इज, हमें सॉल्युबिलिटी S दिया हुआ है 0.5 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर, हमें KSP बताना है। ठीक है, सबसे पहले MX2 जब डिसोसिएट होगा तो हमारा बनता है M2+ एंड ट्वाइस ऑफ X नेगेटिव। ठीक है, सपोज ये सॉल्ट था S, सॉल्युबिलिटी इसकी S थी, तो कितनी आइंस M की डिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप देखोगे S, और क्योंकि X2 था तो हमारी डबल आइंस 2S डिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर्मूला KSP = कंसनट्रेशन हो जाएगा M2+ का S और 2x का हो जाएगा 2S, कंसनट्रेशन रेज टू पावर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा S × 4S² और 4S रेज टू पावर 3। ठीक है, हमें KSP पूछा क्वेश्चन में, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4S की वैल्यू 0.5 × 10⁻⁻4 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 4 × 0.125 10⁻⁻12 और इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻13। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, द प्रोडक्ट्स आर PH3 एंड NaH2PO2, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस होता है P4, अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपका क्या बन रहा है PH3 + NaH2PO2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। P4 जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। PH3 की बात करेंगे, हाइड्रोजन का क्या होता है, इसको x ले लेंगे, हाइड्रोजन का होता है +1 × 3, ओवरऑल ये न्यूट्रल है =0, सो x =-3, यहाँ पे आ जाएगा -3। यहाँ पे भी बात कर लेंगे, सोडियम का होता है +1, हाइड्रोजन का +1 × 2, फॉस्फोरस का x, ऑक्सीजन का -2 × 2, ये हो जाएगा 1 + 2 + x - 4 =0, और अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा x +1, तो यहाँ पे +1 आ रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ फॉस्फोरस क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरा एटम जो फॉस्फोरस का उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे जैसे क्या याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो याद रखना वैन डर वाल वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, तो रीजन भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल एज assertion and reason. assertion दिया है, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। प्रोपेनॉन की बात करेंगे होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। प्रोपेनल होता है हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, मतलब कि दोनों के नंबर ऑफ, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखोगे सेम है, बट
दोनों में क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। पहले वाले में क्या था, प्रोपेनॉन में कीटोन था यहाँ पे, और प्रोपेनल में क्या था हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड था, CHO। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सेकंड रीजन हमें रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं उनमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होती, उनमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होते हैं। एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। एजर्शन दिया BF3 मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। अगर हम BF3 की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा होता है 120 का एंगल होता है, और ये होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब याद रखना, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बी से, बोरॉन से, तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, तो इट कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 साइड्स। तो डाइपोल होता है, ठीक है, BF के बीच में, बट ये जो 3 डाइपोल बनते हैं, ये 3 डाइपोल आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो नेट डाइपोल हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीज़न है फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, BF बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर। ये रीज़न हमें क्या है, इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था कि ये 3 डाइपोल क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करके डाइपोल, ओवरऑल डाइपोल को 0 कर देते हैं। तो assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। assertion according to the Mendeleev periodic properties of element is a periodic function of their atomic number। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो मेंडलीफ ने बोला था जो periodic properties हैं, they are periodic function of their atomic mass। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर नहीं बोला था उसने। रीज़न एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, रीज़न हमारा करेक्ट है। तो असर्शन हमारा गलत है, रीज़न हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी कंटेन 7 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। इसे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, और हर एक के 2 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, 52 मोल्स दिए हैं हीलियम के। तो याद रखना जो 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 52 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 52 इंटू 6.022 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻25 एटम्स। ठीक है, तो इतने एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे 52 मोल्स ऑफ हीलियम में। सेकंड दिया हुआ है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, याद रखना 52 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे हीलियम के। मोल्स किसके इक्वल होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हीलियम का मास कितना होता है हमारा 52 ग्राम्स, और मोलर मास होता है 4 ग्राम्स। ठीक है, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे 13 मोल्स ऑफ हीलियम हमें दिया हुआ है, और 13 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, 13 इंटू 6.022 10⁻23। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एंड आयरन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है क्रोमियम और आयरन का, और उनका हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। क्रोमियम में सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गॉन 3d5 4s1। आयरन होता है हमारा 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गॉन 3d6 4s2। ठीक है, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले ऑर्बिटल बनाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 4s। इसके भी हम ऑर्बिटल बना देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 3d, ये रिप्रेजेंट करता है 4s, 3d एंड 4s। 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, s में कितने होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम में अगर आप देखोगे आपको 6 अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। आयरन में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2। तो आपको इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20th का हमारा और वाला क्वेश्चन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें बताना है।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है हमारा? सबसे पहले नो टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम can have identical value of 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर मैच नहीं करते हैं, तो यही है हमारा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये बताता है हमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल belong to same subshell does not occur unless each orbital belong to that subshell got 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। तो मतलब कि अगर एग्जांपल से लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है हमारा, इस लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, ठीक है। सपोज 2s है एंड 2p है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हमें 2p में फिलिंग करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंग टू सेम सब शेल। तो p के 3 सब शेल है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, डज नॉट अंकर अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंग टू सब शेल गेट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो सबसे पहले हम हर एक सब शेल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद हम फर्स्ट सब शेल को जो 4th इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे जाएगा, तभी क्या हो सकती है? पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। तो पेयरिंग जब सब ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसी के बाद क्या होती है? शुरू होती है। तो दैट वाज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर मॉडल। हमें दिया हुआ AsF5 एंड PH3, इसका हमें शेप बताना है। सबसे पहले आर्सेनिक की बात करेंगे। इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्लोरीन के साथ ही कितने बॉन्ड बनाता है? 5। तो टोटल इसके 5 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो 5 बॉन्ड बना रहा है एंड 0 लोन पेयर, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं होता है, क्योंकि 5 के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, इसमें आर्सेनिक के साथ क्या होगा? सबसे पहले 3 फ्लोरीन अटैच होंगे और इनका एंगल होगा 120 डिग्री, एंड एक अबव द प्लेन होगा 90 डिग्री एंड 1 इज़ बिलो द प्लेन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PH3 के बारे में, ठीक है। अब फॉस्फोरस की याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बना देंगे हमारा 1 लोन पेयर, ठीक है। तो जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाए तो हम ऐसे बनाते हैं, फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और 1 लोन पेयर इसके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारी शेप बन जाती है, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड शेप, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड शेप, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज पैरामिडल शेप, ठीक है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ AsF5 एंड PH3। और दिया हुआ है, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5, वाई आर एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले फॉस्फोरस की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ये होता है नियॉन 3s2 3p3, इसको बॉक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3s एंड 3p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। साथ में इसके साथ क्या होगा? एम्प्टी d ऑर्बिटल भी होगा, 1 2 3 4 5। अब याद रखना, क्योंकि फ्लोरीन जो फॉस्फोरस है उसको क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं और 5 बॉन्ड बनाने हैं,
तो हमें चाहिए 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, बट यहाँ पे सिर्फ 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो फॉस्फोरस क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो 3s का है वो 4d में जंप कर जाता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 3p में कितने रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और d में हमारा क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट एक s 3p और एक d क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करके बनाता है sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये sp3 क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और ये हमारा होता है sp3d इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, बाय पिरामिडल शेप बनाता है, ठीक है। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, नाउ क्लोरीन, 5 क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है PCl3, ठीक है। ये जो एंगल होते हैं ये होते हैं 120 डिग्री के, और ये जो बॉन्ड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। ये इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, और 2 बॉन्ड होते हैं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, इक्विटोरियल होते हैं 120 डिग्री, और ये जो 90 वाले बॉन्ड्स होते हैं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इसे बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। अब याद रखना जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्विटोरियल से लॉन्गर होते हैं, इसलिए होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड को रिपल्शन, जो तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड है, सो दे विल गेट रिपल्शन फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है, इनको रिपल्शन मिलती है 3 साइड्स से। तो एज ए रिजल्ट एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, वेरएज इक्विटोरियल बॉन्ड को बाकी 2 इक्विटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन होती है। सो इक्विटोरियल बॉन्ड को रिपल्शन मिलती है हमें, इट गेट रिपल्शन फ्रॉम 2 साइड्स। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O4 प्लस थ्राइस ऑफ CO रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस थ्राइस ऑफ CO2, ठीक है। इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हमें CO का CO2, N2O एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। तो याद रखना इंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है वो किसके इक्वल होता है, इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, तो सारी प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस टोटल सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए लिखते हैं, सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस, याद रखना यहाँ थ्राइस दिया है, तो थ्राइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे माइनस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, अब CO 3 दिए हुए हैं, सो थ्राइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, N2O की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, यहाँ पे 81 दी हुई है, प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया हमें, माइनस ऑफ 110, ठीक है। ये माइनस कर देंगे, N2O4 का कितना दिया हुआ हमें 9.7 प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितना दिया हुआ है -393। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 81 माइनस ऑफ 1179, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा 9.7 प्लस 3 इंटू 393, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 81 माइनस 117, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 320.3, ठीक है। ये 81 है, इसको आप ऐड और माइनस कर देना तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 777.7 किलो जूल्स। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, Kc का वैल्यू दिया, रिएक्शन दिया हुआ है 2A रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B प्लस C, Kc का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ ए रिएक्टेंट मिक्सचर। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट मिक्सचर का कंपोजिशन, तीनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁴ मोलर्स, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन प्रोसीड। तो इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, सपोज ये जो कंपोजिशन है ये रिएक्शन के बीच में दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो हम यूज़ करते हैं QC, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज पावर -4, 3 इंटू 10 रेज पावर -4 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज पावर -4 का स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो QC का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर आप देखोगे जो QC का वैल्यू है यहाँ पे KC के वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। QC का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या, किसी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम आने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होनी होगी और रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन शुड गो इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो रिएक्शन जाएगा हमारा रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसका आंसर होगा रिवर्स डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, कंसीडर द एलिमेंट सीजियम, नियॉन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। द आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो याद रखना जो फ्लोरीन है वो हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सिर्फ इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा सीजियम। सीजियम याद रखना इसका +1 होता है और ये सबसे ज़्यादा, इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप अल्कली मेटल्स में जाओगे सबसे नीचे आता है, सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा हमारा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का ऐसे -1 होता है, बट अगर आयोडीन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइन है और वो शायद क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी कंबाइन करे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 या +7 भी हो सकता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एक्सिबिट नाइदर द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नियॉन, क्योंकि नियॉन ऑलरेडी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो ये लूज करेगा, तो इसका हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, गिव बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोपेनॉइक एसिड दिया 2 हाइड्रोक्सी, प्रोपेनॉइक एसिड मतलब 3 कार्बन है, एक कार्बन पे COH ग्रुप है। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 और सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी यहाँ पे OH। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड, और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसी शेप में आप बना सकते हो, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। लास्ट कार्बन पे क्या है, एक तरफ डबल बॉन्ड O है, OH है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, एक तरफ आपके पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ आपके पास एल्कोहल प्रेजेंट है, और ये इसका बन जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हेक्सेन डाइअल। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, CHO CH2 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 CHO। 6 कार्बन है और 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन बन गए हमारे बॉन्ड लाइन वाले, और इसमें क्या एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे शो करते हैं, डबल बॉन्ड O के साथ H, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप बात करोगे इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो याद रखना इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या हैं, एल्डिहाइड हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी कंटेन 5 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड कैरी 3 मार्क्स ईच। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मोलैलिटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मोलैलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, याद रखना है इट हैज़ नो इफेक्ट। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता मोलैलिटी पे। क्यों नहीं होता इफेक्ट, क्योंकि इस पे हम डिपेंड करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट पे, और जो मास है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोलैलिटी।
सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला दिया है C12H22O11 इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर याद रखना ये होता है हमारा मोलैरिटी, ठीक है, मोल्स पर लीटर होता है। इफ़ 20 ग्राम इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक वॉल्यूम अप टू 2 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, हमें फाइंड करना है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, हमें दिया हुआ है 20 ग्राम्स दिया हुआ है शुगर, ठीक है। अब इसका हमें फाइंड करना है मोलर मास, ठीक है। हम इसका मोलर मास निकालेंगे, हमें दिया हुआ है C12H22O11। कार्बन का वेट होता है 12 × 12, हाइड्रोजन 22 × 1, वेट होता है, ऑक्सीजन होता है 16 × 11। आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो वेट आ जाएगा 342 ग्राम्स, ठीक है। तो मोलर मास मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं 20 डिवाइडेड बाय 342, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, वॉल्यूम कितना दिया हुआ हमें 2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 0.0292925 मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। बी हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन, ठीक है। अगर बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2। बोरॉन क्या होता है 5 होता है, सेम पीरियड में आते हैं 1s2 2s2 2p1। अक्रॉस द पीरियड याद रखना क्या होता है, जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं नॉर्मली क्या होता है, साइज क्या होता है डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। बट स्टिल बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है डिफिकल्ट है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से क्या है ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है, याद रखना जो 2s ऑर्बिटल होता है इट हैज़ मोर पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन मतलब इट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस। जो 2s ऑर्बिटल होते हैं याद रखना वो क्या होते हैं क्लोजर टू न्यूक्लियस होते हैं। सो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 2p। तो 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है ईजी होता है एज कंपेयर टू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s। सो दैट्स वाई बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, पहले फ्लोरीन आता है फिर क्लोरीन आता है। फ्लोरीन का क्या है स्मॉल साइज है, इसका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है क्लोरीन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसमें क्या होता है 2p ऑर्बिटल होता है। 2p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, और याद रखना फ्लोरीन का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है स्मॉल होता है। तो स्मॉल साइज़ की वजह से याद रखना इसमें क्या होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, आने वाले जो एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करता है रिपल्शन कर देता है। एज ए रिजल्ट रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाता है लेस हो जाता है। नेक्स्ट, वाई कैटाइंस आर स्मॉलर इन रेडियस देन द पेरेंट एटम, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास सोडियम है, ठीक है, एंड सोडियम प्लस, ठीक है। अब सोडियम की बात करेंगे, सोडियम प्लस है, सोडियम के अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें 11 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होते हैं। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन क्या रह जाएंगे 11। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, अगर हम बात करें जो कैटायन है, ठीक है, कैटायन में क्या होते हैं फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बट प्रोटॉन सेम होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल पेरेंट एटम। तो प्रोटॉन सेम होने की वजह से क्योंकि 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो ये क्या कर सकते हैं दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। एज ए रिजल्ट क्या होता है जो साइज़ है वो क्या हो जाता है स्मॉल। तो कैटाइन का हमेशा साइज़, तो कोई भी कैटाइन होगा उसका स्मॉल साइज़ होगा एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड कंपेयर देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड इंडिकेट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिया O2 O2 प्लस एंड O2 2 नेगेटिव। सबसे पहले ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमारा हो जाता है सिग्मा 1s² सिग्मा स्टार 1s² सिग्मा 2s² सिग्मा स्टार 2s² सिग्मा 2pz² पाई 2px² इक्वल्स टू पाई 2py² एंड पाई स्टार 2px1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py1। ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। एंटी बॉन्डिंग जिसमें मैंने स्टार डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये हो जाता है हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, O2 प्लस। अब ये बिल्कुल सेम होगा, इसमें आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो पाई स्टार 2py से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, बाकी सेम है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz² पाई 2px² पाई 2py² पाई स्टार 2px 1 पाई स्टार 2py0। तो यहाँ पे 2py0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। इसमें क्या, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पाई स्टार 2px में, तो ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स दे विल गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और कहाँ पे आ जाएंगे, तो हमारा पाई स्टार 2px2 हो जाएगा एंड पाई स्टार 2py2। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz² पाई 2px² इक्वल्स पाई 2py² पाई स्टार 2px का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड पाई स्टार 2py2। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आप लिख लोगे इसमें बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, बट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे 2 एक्स्ट्रा 8 हो जाएंगे, तो अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर हमारा बन जाएगा इसमें 1। अगर आप देखोगे यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड हैं, तो ये बन जाता है हमारा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो होते हैं वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा हमारा O2 नेगेटिव। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर था इसका 2.5, फिर आ जाएगा O2, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है O2 2 नेगेटिव का, सो इट हैज़ द लीस्ट स्टेबिलिटी। 28 का और वाला क्वेश्चन है, डिफाइन डाइपोल मोमेंट विद एग्जाम्पल आउट ऑफ NH3 एंड NF3 विच हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। डाइपोल मोमेंट क्या करता है, इट विल मेजर द पोलैरिटी। ठीक है, तो याद रखना ये पोलैरिटी मेजर करता है बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के 2 एटम्स में पोलैरिटी मेजर करता है। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं HF की। अब क्या होता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव,
और इससे हम बोलते हैं पोलैरिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो का जो हेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, पॉजिटिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डाइपोल। और इसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इस डाइपोल इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विच इज आर, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया NH3 एंड NF3। NH3 का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा पिरामिडल शेप होती है NH3 की, और अगर हम बात करें NF3 की, इसकी भी क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो नाइट्रोजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। वेयर एज जो लोन पेयर है इनका भी डाइपोल होगा, इनकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, ठीक है। तो अगर बात करें NH3 की, तो इसमें क्या होता है, इन NH3 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है, इनका डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, तो डाइपोल ऐड हो जाता है। बट अगर हम बात करें NF3 में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल इस डायरेक्शन में होता है, और लोन पेयर का क्या जो डाइपोल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो लोन पेयर का डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में है, और बॉन्ड पेयर का जो डाइपोल है वो कौन सी डायरेक्शन में है, डिफरेंट। तो यहाँ पे डाइपोल कैंसिल हो जाता है, सो एज ए रिजल्ट NH3 हैज़ द हायर डाइपोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। हमें दिया हुआ है 0.3780 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड। एक का ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जिसमें क्या क्लोरीन प्रेजेंट है। इट गेव 0.5740 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो वो इतना सिल्वर क्लोराइड दे रहा है AgCl इन कैरियस एस्टिमेशन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। हमें बताना कि कितना क्लोरीन प्रेजेंट है। सबसे पहले AgCl की बात करते हैं, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ AgCl है, इसका वेट कितना होता है, 1 मोल ऑफ Ag का वेट होता है 107.8 ग्राम्स, और Cl का होता है 35.5। तो इसका मोलर मास हो जाएगा AgCl का 143.3 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर हमारे पास 143.3 ग्राम्स ऑफ AgCl है, तो इसमें कितना Cl प्रेजेंट होगा, हमने अभी बताया था 35.5 ग्राम्स। अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम ऑफ AgCl है, तो उसमें कितना Cl प्रेजेंट होगा, 35.5 डिवाइडेड बाय 143.3, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.5740 ग्राम ऑफ AgCl। तो इसमें क्लोरीन कितना प्रेजेंट होगा, 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू 0.5740, ठीक है। इसमें अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.1421 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। तो इतना इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनिशियल कंपाउंड से हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया था, तो इनिशियल कंपाउंड में हमारा क्लोरीन इतना था, तो इसका हम परसेंटेज बता देंगे, तो हो जाएगा 0.1421 डिवाइडेड बाय 0.3780 इंटू 100। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.6%। तो ये था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। इसका ए पार्ट है, राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द आईयूपैक नेम। हमें दिया हुआ 2 अमाइनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड दिया, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए, 4 कार्बन बना लेंगे 1 2 3 4। ऑइक एसिड क्या होता है हमारा, COOH, ठीक है। अब याद रखना ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में अमाइनो, तो सेकंड पोजीशन में हमारा हो जाएगा NH2, थर्ड पोजीशन पे हमारा CH3, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग कर लोगे, नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4, तो आ जाएगा 2 अमाइनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट दिया हुआ है पेंट 4 इन 2 ऑल, तो नंबर ऑफ कार्बन 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है हमारे पास, ठीक है। 2 ऑल है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। नंबरिंग हम यहीं से करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस अल्कोहल को 1 2 3 4 5। और डबल बॉन्ड कौन सी प्रेजेंट पोजीशन में प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन में प्रेजेंट है, तो फोर्थ पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा लेंगे। अब हम हाइड्रोजन लिख लेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। नंबरिंग हो गई हमारी, तो हो जाएगा पेंट 4 इन
टू ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स। बी पार्ट है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन विद एग्जाम्पल। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हमारा डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है और किस इलेक्ट्रॉन्स की होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ सी एच बॉन्ड। ठीक है, ऑफ सी एच बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप के सी एच बॉन्ड की क्या होती है? मूवमेंट होती है और वो अटैच होने चाहिए, दे आर अटैच टू एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए और विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, CH3। ठीक है, तो इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब जिस कार्बन के साथ ये CH3 जुड़ा है, ये जो कार्बन है ये क्या है? अनसैचुरेटेड सिस्टम का पार्ट है। अनसैचुरेटेड मतलब इसके साथ डबल बॉन्ड है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ये रेजोनेंस के जैसे सिमिलर होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, वो क्या करते हैं? वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे चले जाते हैं। CH2 यहाँ पे आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। तो इसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे। दूसरा स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन सकता है, यहाँ से एक H+ रिमूव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, और तीसरे तरह का आपका स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पे CH CH पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। तो अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि CH3 में से एक हाइड्रोजन प्लस रिमूव हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और कार्बन के, वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, रेजोनेंस होने लगता है और नेक्स्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। तो एज ए रिजल्ट 3 जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करें ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है और इसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। 30 का और वाला पार्ट है, इसका ए है, गिव रीजन बाय C plus CH3 thrice is more stable than the CH3 twice। ठीक है, CH3, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ 3 CH3 है, यहाँ पे कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है कार्बोकेटाइन। पहले वाले में क्या है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 3 ग्रुप अटैच है, इसे बोलेंगे हम टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, और सेकंड वाले में जिस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 CH3 जुड़े हैं, तो इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब याद रखना, ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये शो कर सकते हैं +I इफेक्ट। +I इफेक्ट भी शो करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करते हैं। सो एज ए रिजल्ट ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसके जो CH3 ग्रुप है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डोनेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है? जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में सिर्फ 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। बी पार्ट है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, गिव एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं और ये क्या करते हैं? दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो या तो हमारे पास होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, जैसे H+, Cl+, ये क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे AlCl3 की बात करेंगे तो AlCl के साथ जो बॉन्ड बना रहा है सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, तो ये इनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एंड दे डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
वो डोनेट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल जिसमें नेगेटिव चार्ज है, जैसे Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज है। और जैसे वाटर है, वाटर पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अमोनिया इस पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी काम कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हैज़ ए इंटरनल चॉइस एंड कैरी 4 मार्क्स ईच। 4 मार्क्स होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सबसे पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ओजोनलिसिस ए रिएक्शन यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ओजोनलिसिस से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की आप पोजीशन बता सकते हो। इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद ओजोन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ओजोनाइड बनता है ओजोन के साथ, एंड जब आप ओजोनाइड को जिंक H2O के साथ रिएक्ट करते हो तो मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और बोथ बन सकता है। फ्रॉम द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस, हम बता सकते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओजोनलिसिस हैज़ बीन यूज वेरी एक्सटेंसिवली इन डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट, particularly the terpenes। terpenes के बारे में हम पता कर सकते हैं। It is also used in the study of aromatic compound and for synthesis of rare aldehyde and ketone। सबसे पहले हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट है, मेक आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन ब्यूट टू इनटू इथेनॉल। हमें क्या दिया हुआ है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा ओजोनाइड बनेगा। याद रखना डबल बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ऐसे आ जाता है, एक ऊपर आ जाता है, 2 ऑक्सीजन नीचे आ जाते हैं, ये हमारा ओजोनाइड बन गया। उसके बाद आप जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना जो जिंक है वो क्या करेगा? एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना लेगा। हमारा बनेगा CH3CHO, ठीक है, यहाँ पे CH3CHO, तो हमारा बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, एन एल्कीन ऑन ओजोनलिसिस गिव ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल। तो एक कंपाउंड ओजोनलिसिस पे क्या दे रहा है? मिक्सचर दे रहा है इथेनॉल का एंड पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथेनॉल होता है हमारा CH3CO डबल बॉन्ड OH एंड पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन होता है हमारा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है। ये कंपाउंड बना रहा है मिक्सचर, तो हमें बताना है कि हमें स्ट्रक्चर एंड आयोपैक नेम ऑफ ए बताना है, ठीक है। तो याद रखना जब भी ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट बनता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो कार्बन डबल बॉन्ड O है, इन दोनों कार्बन के ऑक्सीजन को रिमूव करके इन दोनों कार्बन को हम किससे जोड़ सकते हैं? डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं? नीचे वाले पहले लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसके साथ हमारा जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड CH3, तो हमारा ये बन गया इनिशियल कंपाउंड, ठीक है। अगर आप इसकी नंबरिंग करो तो नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा 3 इथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है, पेंट 2 इन, ठीक है। तो 3 इथाइल पेंट 2 इन, और जब आप इसकी क्या करोगे? ओजोनलिसिस करोगे और जिंक के साथ इसको क्या करोगे? रिएक्ट करोगे, तो याद रखना क्या हो जाता है? ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है और कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ जाता है? डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन। सी पार्ट हमें दिया हुआ है, हमें एल्कीन दिया है C6H12। ओजोनलिसिस के बाद जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करके BC मिल रहा है, और ये दोनों जो हैं वो क्या है? हमारे आइसोमर्स हैं, और फॉर्मूला है C3H6O। तो याद रखना इसमें हमारे क्या बनते हैं इस रिएक्शन में? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारे 2 आइसोमर्स बन रहे हैं, तो दोनों आइसोमर्स किसके हो सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के। और 3 कार्बन का एल्डिहाइड हमारा क्या बनता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनल बना सकते हैं हम।
और हम 3 कार्बन का बना सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 विच इज़ प्रोपेन ऑन। ठीक है, प्रोपेन ऑन। तो हमारे दो जो B एंड C है ये क्या हो जाएंगे, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल। अगर हमें इससे एल्कीन बनाना है, A फॉर्म करना है, तो A कैसे फॉर्म करेंगे, याद रखना ये डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों से ऑक्सीजन रिमूव करके इन दोनों कार्बन को हम किससे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड से। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3CH3। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, पेंट 2 इन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे KMnO4 और H प्लस के साथ इसे हमने रेड किया, इसे हम बोलते हैं बियर्स रिएजेंट। ठीक है, बियर्स रिएजेंट में याद रखना क्या होता है, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है और उसकी जगह OH जुड़ जाता है उन कार्बन के साथ। हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH, इसके साथ OH, इस कार्बन के साथ OH। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 32nd क्वेश्चन की। इसमें पैराग्राफ दिया है, देयर आर 3 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस नोन एज एसिड बेसिस। एसिड और बेस की 3 क्लासिफिकेशन है। Arrhenius definition revolve around idea that an acid are the substance that ionizes in aqueous solution which produce H plus and base produce OH negative। तो Arrhenius के हिसाब से एसिड H plus रिमूव करते हैं and base OH negative। Later 2 more sophisticated and general theories were proposed। ब्रॉन्स्टेड लाउरी की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेस एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन। और लुइस कंसेप्ट था एसिड बेस का, जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। एसिडिटी एंड एल्केनिटी आर मेजर विद द लॉगरिथमिक स्केल ऑफ pH। तो pH से आप एल्कलाइन और बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन बता सकते हो। एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन कैन हैव 100 million times more hydrogen ion than a strong basic solution in order to deal with the such large number। इतने large number से डील करने के लिए साइंटिस्ट ने लॉगरिथमिक स्केल बनाया। To be more precise, pH is negative logarithm of the hydrogen ion concentration और pH is negative log of H plus। Answer the following question। हमें A दिया है, find pH of 0.02 molar solution of HCl। ठीक है, तो आपके पास HCl है 0.02 मोलर। ठीक है, जब ये डिसोसिएट होगा आपका बनेगा H प्लस NCl नेगेटिव, तो H प्लस भी आपका रिमूव हो जाएगा 0.02 मोलर। ठीक है, जितना HCl था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, उतना ही मोलर हमें क्या मिल जाएगा, H प्लस। तो कंसनट्रेशन मिल गया H प्लस का, तो हम लॉग लगा सकते हैं। तो pH इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन। ठीक है, तो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। ठीक है, अब याद रखना क्योंकि ये लॉग है, लॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻²। ठीक है, तो लॉग को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो लॉग ऑफ A × B इज इक्वल टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। ठीक है, लॉग ऑफ 2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इट इज़ 0.3010 एंड 10⁻² होता है हमारा -2। तो जो भी ऊपर वैल्यू है वो नीचे आ जाती है, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा +1.7 अराउंड। ठीक है, तो इस सोल्यूशन का pH हो जाएगा 1.7। नेक्स्ट, Name a solution with an example where it resists change in pH when a small amount of strong acid and base is added। तो इसे हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन में अगर थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डालोगे तो pH चेंज नहीं होता है। बफर सोल्यूशन में हम एसिडिक बफर सोल्यूशन भी ले सकते हैं, बेसिक भी। एसिडिक में हम लेते हैं वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले सकते हैं जैसे CH3COONA। और बेसिक बफर में हम लेते हैं जैसे NH4OH, और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले सकते हैं NH4Cl। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है, राइट द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिया HSO4 नेगेटिव एंड NH3। इसका हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है और बेस।
अगर आपको कभी भी कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आप H प्लस क्या करते हो, ऐड करते हो, और अगर आपको इसका बेस बनाना है तो H प्लस क्या करते हो, इसमें से रिमूव करते हो। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HSO4 नेगेटिव का H2SO4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और जब आप इसमें से H प्लस रिमूव करोगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली NH3 में अगर आप H प्लस ऐड करते हो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, और H प्लस रिमूव करते हो तो वो बन जाएगा NH2 नेगेटिव। ठीक है, और दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इन लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दे एक्ट एज ए लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ठीक है, याद रखना लुईस एसिड क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, एंड लुईस बेस क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें OH नेगेटिव की, ठीक है, तो ये लुईस बेस है। क्यों लुईस बेस है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये लुईस बेस है। F नेगेटिव भी क्या है हमारा, लुईस बेस। क्यों है लुईस बेस, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। H प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसे बोल देंगे हम लुईस एसिड। एंड BCl3 की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो BCl3 भी हमारा क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन ई की। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैरी 5 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन हैव इंटरनल चॉइस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n इज इक्वल टू 3, वट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M। ठीक है, सपोज हमें दिया हुआ n की वैल्यू क्या है, 3 है, हमें बताना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M। ठीक है, याद रखना L कैसे फाइंड करते हैं, L इज इक्वल टू 0 टू n-1। ठीक है, और M कैसे फाइंड करते हैं, M होता है -L2 + L। ठीक है, जब n 3 है तो L की कितनी वैल्यूज आ सकती है, 0 1 2। ठीक है, क्योंकि 0 टू n-1 है तो 0 1 2 वैल्यू आ सकती है। और M की कितनी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, जब L 0 है तो M की वैल्यू आ जाएगी 0, जब L 1 है तो M की वैल्यू कितनी आ सकती है, -1 0 + 1, और जब L 2 है तो M की वैल्यू आ सकती है -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट द क्वांटम नंबर M एंड L। हमें फिर से M एंड L बताना है, जब हमें क्या दिया हुआ है, 3D दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, 3D। तो अगर 3 दिया हो तो n की वैल्यू क्या है, 3D का मतलब क्या होता है, L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। जब L की वैल्यू 2 दी हुई है तो हम कैसे फाइंड करेंगे M का वैल्यू, हमने अभी पढ़ा था, जो M होता है दैट इज़ इक्वल टू -L2 + L, तो हमारा आ जाएगा M का वैल्यू -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो L की वैल्यू इसमें आ जाएगी 3D में 2, और M की वैल्यू -2 -1 0 1 2। थर्ड पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो याद रखना जो 1p है वो पॉसिबल नहीं है। जब n हमारा 1 होता है, ठीक है, तो हमारा L की वैल्यू 0 हो सकती है, तो 1s पॉसिबल है बट 1p इज़ नॉट पॉसिबल। 2s पॉसिबल होता है, 2p भी पॉसिबल होता है। सिमिलरली 3f इज़ नॉट पॉसिबल। जब n की वैल्यू 3 होती है तो L की वैल्यू हो सकती है 0 1 2, हमारा हो सकता है s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, बट f नहीं हो सकता। तो याद रखना 1p and 3f इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें दी हुई है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है कि हमारा क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। h होता है प्लैंक कांस्टेंट, m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है 9.1 10⁻31 इंटू 2.19 इंटू 10⁻6। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻10 मीटर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। द डेल्टा H एंड S फॉर ट्वाइस ऑफ HgO रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Hg + O2R।
डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है इस रिएक्शन की विच इज़ 61.17 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। इंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, साथ में दिया डेल्टा एस, एंट्रोपी का वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ 132 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अबाउ व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो याद रखना डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और जब डेल्टा जी क्या होता है, याद रखना डेल्टा जी जिस वैल्यू पे नेगेटिव हो जाता है वो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच की तो वैल्यू दी है, हम इसको किलो जूल्स पर मोल से हम इसे जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 61.17 10⁻3, ठीक है। टेम्परेचर नहीं दिया, एस का वैल्यू दिया 132। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लें, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी को लिखते हैं डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। डेल्टा एच है 61.17 10⁻3 और डेल्टा एस कितना है 132। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 463.4 केल्विन, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे याद रखना दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। और अगर आपने इस टेम्परेचर से अबव का टेम्परेचर लिया, ठीक है, तो इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर लेते हो तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जैसे डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। 34 का सेकेंड पार्ट है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द कन्वर्जन। हमें क्या दिया हुआ है, 2H रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2। अगर हम बात करें इंट्रोपी की, पहले हमारे पास गैस के कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे गैस के, ठीक है। H गैस की फॉर्म में थे 2 मोल्स, बट अब हमारे बन गए 1 मोल, क्योंकि कंबाइन करके H2 बना लिया। तो नंबर ऑफ रैंडमनेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं, गैस के रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। तो डेल्टा एस हमारा आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा एस इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। पहले 2 मोल थे H के, अब 1 मोल H2 बन रहा है। नेक्स्ट हमें पता है डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर एस नेगेटिव है तो ये हो जाएगा डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी हो जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या पता है कि अगर रिएक्शन को पॉसिबल है, ठीक है, अगर इस रिएक्शन को पॉसिबल होना चाहिए तो डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो डेल्टा टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, तो हम क्या बता सकते हैं कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तभी पॉसिबिलिटी है कि ये रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस तो नेगेटिव होगा और डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, डिफाइन हेस लॉ विद एग्जाम्पल। हेस लॉ क्या होता है, ये बताता है कि अगर आपने क्या किया, चेंज इन इंथैल्पी, अगर आपने इंथैल्पी में चेंज किया है, ठीक है, दैट रिमेन सेम, जो चेंज किया वो रिमेन सेम है, वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन सीरीज ऑफ स्टेप और सिंगल स्टेप। चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो रही हो, मल्टीपल स्टेप में हो रही है, तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज हमारे पास है N2 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NO2, ठीक है। सपोज इसका डेल्टा है H1, ठीक है। ये एक स्टेप में हो रही है रिएक्शन, डेल्टा H1 है। अब इस रिएक्शन को अगर आपने 2 स्टेप में किया, जैसे N2 प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NO, इसका आ जाएगा डेल्टा H2, और 2NO प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NO2 डेल्टा H2। अगर आप देखोगे ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको हमने 2 स्टेप में किया, आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो डेल्टा H1 है दैट विल बिकम इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस H3। तो यही बताता है हमारा हेस लॉ कि रिएक्शन को अगर आप मल्टीपल स्टेप में करो या सिंगल स्टेप में करो तो टोटल इंथैल्पी चेंज क्या रहता है, सेम रहता है। 34 का और वाला पार्ट है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो Q हमारा 0 है, बट वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क क्या हमारा पॉजिटिव है। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैज़, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा U किसके इक्वल होता है,
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हमारा 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। और ये जो सिस्टम होता है इसमें जो वर्क डन होता है इसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक वर्क, एंड जो वॉल होती है इसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। तो एडियाबैटिक जो वॉल होती है वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकते उससे, बट आप वर्क डन कर सकते हो। सेकंड है नो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन यहाँ पे क्या है 0 है, बट हीट इज टेकन आउट। क्यू क्या हमारा नेगेटिव, सो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ऐसे होता है, बट यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, और वॉल क्या हो जाएगी, जिस वॉल से हीट ट्रांसफर हो सकता है इसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है, तो कंडक्टिंग वॉल होगी। थर्ड है W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाता है नेगेटिव, एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, तो Q हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो डेल्टा U हो जाएगा हमारा Q माइनस W के इक्वल। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जिसमें वर्क डन भी होता है हीट भी होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोज सिस्टम। तो ये क्लोज सिस्टम होगा। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डाइथाइल ईथर इज। डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है 26 किलो जूल्स पर मोल और 26,000 जूल्स पर मोल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 273 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 308 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है इसका डेल्टा एस। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस आना था, डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 26,000 डिवाइडेड बाय 308, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 84.42 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे 35 क्वेश्चन की। हमें बेंजीन दिया HNO3 NH2SO4 के साथ रिएक्ट किया है, इसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में याद रखना जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव वो क्या करता है बेंजीन पे जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और हमारा बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन हमारा बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया, HBr ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। याद रखना परऑक्साइड में हमारा यूज होता है एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है जैसे HBr का Br नेगेटिव है वो उस कार्बन पे ऐड होता है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 ट्वाइस CH2Br। तो नेगेटिव पार्ट विल गेट अटैच टू कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए डबल बॉन्ड जब हमारे पास क्या परऑक्साइड है। नेक्स्ट हमने लिया Br2 एल्कीन लिया हुआ है, तो याद रखना एल्कीन में जब आप क्या लेते हो Br2 तो ये भी ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो Br साथ वाले कार्बन पे जुड़ जाता है, इसे हम विसिनल डाइब्रोमाइड भी कहते हैं। ठीक है, विसिनल मतलब साथ वाले कार्बन पे Br जुड़ गया। नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन। हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे हमने लिया है CH3Cl, क्लोरोमीथेन लिया हुआ है, हमने सोडियम के साथ रिएक्ट किया ट्वाइस ऑफ सोडियम, हमने एक और ले लिया, इसको मैंने रिवर्स डायरेक्शन में लिखा है ClCH3। ठीक है, हमने 2 एल्काइल हैलाइड लिया है। ठीक है, और हमने ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट किया। अब याद रखना क्या होता है, जो सोडियम है वो क्या करता है Cl के साथ रिएक्ट करता है, हमारा बनाता है ट्वाइस ऑफ NaCl, और ये जो दोनों CH3 ग्रुप हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों R ग्रुप और एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं और हमारा हाइड्रोकार्बन एल्केन बना देते हैं, यहाँ पर बन जाएगा इथेन। ठीक है, तो हमारा इथेन बन जाता है, नंबर ऑफ कार्बन जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया उससे डबल हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट हमारी है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, सपोज हमने लिया CH3COONA। ठीक है, ये हमारा है सोडियम इथनोएट। ठीक है, इसे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। NaOH के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ CaO। ठीक है, तो NaOH एंड CaO साथ में बोलते हैं हम दोनों को सोडा लाइम। ठीक है, जब आप ये रिएक्शन करते हो तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये CONaO ये सारे आपस में क्या होता है जुड़ जाते हैं, हमारा बनाते हैं Na2CO3 प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ, तो हमारा बन जाता है CH4, तो हमारा मीथेन बन जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है,
जो आपने सोडियम इथेनोएट लिया था उससे एक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मीथेन बना, ठीक है, और साथ में CO2 ग्रुप रिमूव हो रहा है यहाँ पे, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। 35th का और पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। बट याद रखना अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है और कंपाउंड आइसोमर्स है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, ये ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, हमें 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सिर्फ कार्बन का अरेंजमेंट शो करूंगा। पहला है हमारे पास प्रोपेन दिया हुआ है, सेकेंड 2,2 डाईमिथाइल, ये प्रोपेन है, ठीक है। पेंटेन दिया 1 2 3 4 5 पेंटेन है, और हमारे पास है ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर आप ये कंपाउंड देखोगे इन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो इसमें हम ब्रांचिंग देखेंगे। सबसे पहले याद रखना पेंटेन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, पेंटेन क्योंकि स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आएगा हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रांचिंग हो रही है बट लेस ब्रांचिंग है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा। और सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है हमारी 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन में, सो एज ए रिजल्ट उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। सेकेंड पार्ट दिया क्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइनाइट्रो मीन्स NO2 सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे अटैच है, नंबरिंग कर सकते हैं। और थर्ड दिया हुआ है हमें पैरा नाइट्रो, पैरा याद रखना फोर्थ पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 कंपाउंड बन गए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन 2,4 नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, 2,4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा मतलब 1,4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा। हमें बताना है कौन जल्दी रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव से, ठीक है। अब याद रखना ये जो NO2 ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से अपनी तरफ खींचते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो E+ है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है उसका अटैक क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि NO2 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उतना जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा हमारा रिएक्टिव, इट विल बी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में कोई भी NO2 ग्रुप अटैच नहीं है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल ईजिली अटैक कर सकता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इस पे एक NO2 ग्रुप अटैच है और सबसे कम रिएक्टिव होगा हमारा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें 2 NO2 ग्रुप अटैच है, 2 NO2 ग्रुप अटैच होने की वजह से ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। थर्ड है हमारा बेंजीन टॉलिन एंड नाइट्रोबेंजीन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। याद रखना नाइट्रेशन में हमारा NO2 पॉजिटिव बनता है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है इस पर भी। सबसे पहले बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टॉलिन दिया हुआ है। टॉलिन में क्या होता है, बेंजीन के साथ CH3 होता है एंड नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, हमारा NO2 ग्रुप होता है, ठीक है। अब याद रखना जो CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। वेयरएस NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ईजिली अटैच हो जाता है टॉलिन में, ठीक है, क्योंकि टॉलिन में बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा हमारा टॉलिन। उसके बाद रिएक्टिव होगा हमारा बेंजीन टुवर्ड्स द नाइट्रेशन, और सबसे कम रिएक्टिव होगा हमारा नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है राइट टू केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस। इनको डिटेक्ट करने के लिए 2 टेस्ट पूछे हैं। सबसे पहले है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है।
जो ब्रोमीन वाटर होता है याद रखना रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालो तो ये क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन में से रेड ब्राउन कलर चले जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एल्कीन या एल्काइन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं बियर्स रिएजेंट, ठीक है। बियर्स रिएजेंट क्या होता है हमारा, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 होता है। और याद रखना इसका कलर होता है लाइट वॉयलेट, लाइट वॉयलेट होता है। तो अगर आप एल्कीन्स या एल्काइंस में डालो इसका भी कलर क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो ये दोनों यूज़ कर सकते हो आप रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आई होप आपको ये सैम्पल पेपर 11th क्लास का समझ आया हो। बाकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।